ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय आंकड़ा शास्त्र लेसन नंबर 2 रेखिक सहसंबंध उदाहरण नंबर 26 पेज नंबर 101। निम्नलिखित परिणामों से सहसंबंध का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपने को कोवेरिएशन एक्स और वाई अनुपात एस एक्स स्क्वायर बराबर 3:5 तथा एस एक्स अनुपात एस वाई बराबर 1:2 दिया हुआ है। तो अपने कोवेरिएशन एक्स और वाई बटे में एस एक्स स्क्वायर, कोवेरिएशन एक्स और वाई बटे में एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3:5 એટલે 3/5 करो। कोवेरिएशन एक्स और वाई बटे में एस एक्स स्क्वायर बराबर 3:5। इस तरह से एस एक्स अनुपात एस वाई, तो एस एक्स अनुपात एक्स एक्स बटे में एस वाई बराबर 1/2 इतना अपने को दिया हुआ है। अब आर ज्ञात करना है, तो आर बराबर कोवेरिएशन एक्स और वाई बटे में एस एक्स इंटू एस वाई इज इक्वल टू कोवेरिएशन एक्स और वाई बटे में एस एक्स स्क्वायर गुणा एस एक्स अपॉन एस वाई। तो अपने कोवेरिएशन एस एक्स बटे में एस एक्स स्क्वायर कितना दिया है 3/5 दिया है, और एस एक्स यानी एस एक्स बटे में एस वाई कितना है 1/2। तो अपने 3/5 गुणा 1/2 करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, यानी आर बराबर 0.3 होगा। उदाहरण नंबर 27। एक द्विचल सूचना पर से निम्नलिखित परिणाम मिले हैं। अपने को n दिया है 10, सिग्मा x माइनस एक्स बार सिग्मा y माइनस वाई बार बराबर 72, एस एक्स दिया है 3, सिग्मा x y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दिया है 160 से सहसंबंध के मान की गणना कीजिए। अब यहाँ पर जो विचरण में सरलता एस वाई, एस एक्स दिया और तुमको एस वाई नहीं दिया है, तो एस वाई ज्ञात करना पड़ेगा। अब अपने एस वाई ज्ञात करने के लिए एस वाई बराबर वर्गमूल में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बटे में एन इज इक्वल टू वर्गमूल में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना है 160। तो अपने सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना लिखेंगे 160, और एन अपने को दिया हुआ है 10। तो वर्गमूल में 16 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी 16 आएगा, 16 का वर्गमूल निकलेगा 4, यानी अपने पास में एस वाई मिल गया 4। अब तुमको एस वाई मिल गया और एस एक्स दिया है, तो अपने छोटे सूत्र के अनुसार आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में एन सिग्मा एस एक्स अरे एस वाई। तो अपने पास में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना दिया है 72, तो लिखेंगे 72 बटे में एन बराबर दिया है 10, एस एक्स अपने पास में है 3 और एस वाई जो अपने जुड़ा 4। तो 72 बटे 3 चौक 12 और 10 એટલે 120 हो जाएगा। 72 बटे में 120, और 72 को 120 से भाग दोगे तो आर बराबर 0.6 मिल जाएगा। आर बराबर 0.6 मिल जाएगा। अब अपने देखते हैं 28वां सवाल। अब 28वां सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन है, बराबर देखना। एक शिक्षाविद द्वारा मोबाइल फ़ोन में सोशल के उपयोग में एवं परीक्षा के परिणाम के बीच संबंध जानने हेतु एक प्रयोग किया। इस हेतु चयन किए गए 10 विद्यार्थियों के समूह में उनके द्वारा गत सप्ताह में मोबाइल फ़ोन में सोशल मीडिया पर व्यतीत किया गया समय x घंटों में और बाद में तुरंत ली गई 50 गुणों की परीक्षा में प्राप्त गुणांक y पर निम्नलिखित परिणाम मिले।
अब अपने यहाँ परिणाम मिला है सिग्मा एक्स बराबर 133, सिग्मा एक्स बराबर 133, वाई बराबर सिग्मा वाई बराबर 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 2344, सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 6500, सिग्मा एस एक्स बराबर 3500। बाद में मालूम पड़ा कि एक्स एवं वाई के अवलोकनों की एक जोड़ की युग्म 15 और 25 के बदले 13 और 20 ले लिया गया था। इस पर से एक्स और वाई के बीच के सहसंबंध का सही मान निकालिए। अब अपने को सही मान निकालना है तो n बराबर 10 लिख देंगे। पहले जो संख्या आपने ले ली वो लिखेंगे, n बराबर 10, सिग्मा एक्स बराबर 133, वाई सिग्मा वाई बराबर 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 2344, सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 6500 और सिग्मा एस एक्स वाई बराबर 3500। अब अपने गलत युग्म या जोड़ कितनी दी हुई है, तो गलत युग्म अपने को दी है 13 और 20। तो गलत युग्म या जोड़ 13 और 20 यानी x बराबर 13 और y बराबर 20 होगा। और सही युग्म का जोड़ दिया है 15 और 25। तो अपने पहले मूल्यों को सुधारा हुआ मूल्य प्राप्त करने के लिए पहले अपने सिग्मा x कितना दिया है 133, अपने गलत मूल्य कितना है 13, तो 13 को माइनस करो और सही मूल्य अपने को 15 मिला हुआ है तो 15 प्लस करो। पहले एक्स वाई का गणना करेंगे फिर वाई की करेंगे, यानी 133 माइनस 13 प्लस 15 तो क्या आएगा 135 आएगा। इस तरह से अपने सिग्मा वाई का सही मूल्य ढूंढेंगे। तो अपने पास में सिग्मा वाई दिया है 220, सिग्मा वाई दिया है 220 और गलत मूल्य दिया है 20 और सही मूल्य दिया है 25। तो 220 माइनस 20 प्लस 25 तो आएगा 225। अपने सही एक्स और सही वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ढूंढा। इस तरह से अपने को सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। अपने को सिग्मा एक्स स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है 2344 माइनस अपने गलत कितना दिया है एस एक्स 13, तो 13 का होल स्क्वायर प्लस सही का 15 दिया है तो सही का 15 का स्क्वायर करो बराबर तो 2344 माइनस 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 आएगा, प्लस 15 गुणा 15 करेंगे तो 225 आएगा। तो अपने 2344 में से 169 माइनस करेंगे प्लस 225 करेंगे तो आएगा 2400। इस तरह से अपने सिग्मा वाई स्क्वायर ज्ञात करें तो अपने सिग्मा वाई कितना दिया है, सिग्मा वाई तुमको दिया है 6500, तो 6500 लिखेंगे माइनस गलत है 20 तो 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस सही 25 है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 6500 माइनस 20 गुणा 20 करो तो आएगा 400 और 25 गुणा 25 करेंगे तो 625 आएगा। तो 6500 में से 400 माइनस करो 6100 में 625 प्लस करो तो 6725 आएगा जो सिग्मा वाई स्क्वायर मिला। इस तरह से अपने को सिग्मा एस एक्स अपने को 3500 दिया है तो 3500 गलत है एक्स 13 तो 13 और 20 दोनों साथ में लेना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई दोनों का गुणा है तो 13 गुणा 20 करो, 13 गुणा 20 प्लस 15 गुणा 25 तो अपने 3500 माइनस 13 को 20 से गुणा करो तो 260 प्लस 15 को 25 से गुणा करो तो 375। तो अपने अभी 3500 में से माइनस 260 करो प्लस 375 करो तो कितना आएगा 3615 आएगा। अब अपने सुधारा हुआ सहस्रांक की गणना करनी है तो अब सूत्र के अंदर जो नई संख्या आपने ढूंढी वो संख्या लेंगे। तो सूत्र क्या है, r बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और कोष्ठक में सिग्मा वाई।
बटे में स्क्वायर रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर गुणा स्क्वायर रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अपने एन कितना दिया, एन 10 है तो एन बराबर 10 लिखेंगे। सिग्मा एक्स और वाई अपने ढूंढा 3615, नया ढूंढा हुआ है 3615, वो लिखेंगे माइनस सिग्मा एक्स अपने ढूंढा है 135, सिग्मा एक्स अपने नया ढूंढा 135 वो लिखो, और सिग्मा वाई अपने 225, तो 225 लिखो। बटे में एन बराबर 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपने सिग्मा एक्स स्क्वायर ढूंढा है 2400 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स अपना कितना 135, तो 135 का स्क्वायर करो गुणा वर्गमूल में एन बराबर 10 सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 6725 माइनस सिग्मा वाई है 225 का स्क्वायर करो। अब आगे अपने गुणा करेंगे, तो पहला देखें, तीसरा स्टेप में देखेंगे कि 10 गुणा 3615 का गुणा करो तो 36150 माइनस 135 और 225 का गुणा करो तो कितना आएगा 30,375 बटे में वर्गमूल में 2400 को 10 से गुणा कर करो तो 24,000 आएगा माइनस 135 गुणा 135 करो तो 18,225 आएगा गुणा वर्गमूल में 6,725 गुणा 10 करो तो 67,250 माइनस 225 गुणा 225 करोगे तो 50,625 आएगा। अब चौथा स्टेप करेंगे तो 36,150 में से 30,375 माइनस करो तो 5,775 आएगा। बटे में वर्गमूल में 24,000 में से 18,225 माइनस करो तो 5,775 गुणा वर्गमूल में जो 67,250 दिया उसमें से 50,625 माइनस करो तो कितना आएगा 16,625। अब तुम क्या करोगे 16,625 और 5,775 का गुणा करो तो कितना आएगा वर्गमूल में 96009375। ये जो संख्या है वर्गमूल में, तो उसको वर्गमूल का निशान करो कि 96009375 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 9798.4374 आया। अब अपने क्या करेंगे 5,775 बटे में 9798.4374 करेंगे। अब उसको भाग दे दो 5,775 भागा 9798.4374 तो कितना आएगा 0.5894। तो आर बराबर कितना मिलेगा 0.459, क्योंकि 8 के बाद में 9 है तो एक संख्या बढ़ जाएगी, એટલે 8 की जगह 9 हो जाएगा तो 0.59 हो जाएगा। अब अपने देखते हैं उदाहरण नंबर 30। अब उदाहरण नंबर 30 में क्या लिखा है, उदाहरण नंबर 30 में है कि MBA इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पाठशाला स्तर पर अंतिम वर्ष में तथा स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष में परीक्षा के परिणामों के बीच सहसंबंध जानने हेतु एक प्रोजेक्ट दौरान उनके लिए किए निर्देश के 10 विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 12 में प्राप्त गुणांक प्रतिशत x और स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष के प्राप्त गुणांक का प्रतिशत y की गणना से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। यानी कि n बराबर 10 सिग्मा x माइनस 65 बराबर -2 और सिग्मा y माइनस 60 बराबर 2, सिग्मा x माइनस 65 का स्क्वायर बराबर 176, सिग्मा y माइनस 60 का स्क्वायर बराबर 140, सिग्मा x माइनस 65 और दूसरे कोष्टक में y माइनस 60 बराबर 141। इस लोग को रकम सवाल में दी हुई है, उसके ऊपर से कक्षा 12
के परिणाम के आधार पर स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष के गुणांक के प्रतिशत के बीच का सहसंबंध का मान ज्ञात करना है। तो अब तुम लोगों को यहाँ पर जो पहले दिया है सिग्मा, मैं सवाल समझा रही हूँ कि सिग्मा x माइनस 65 बराबर -2, यानी कि नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a किसको मानना है, तो आपने पता है कि x माइनस a, तो a बराबर 65 हो जाएगा और सिग्मा y माइनस 60 बराबर 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे y माइनस बी करते तो b बराबर 60, b बराबर 60 मिला। अब विचलनों का योग शून्य न होने से 65 इज इक्वल नॉट x बार और 60 नॉट इज इक्वल टू y बार, यानी कि u बराबर अपने x माइनस 65 અને v बराबर y माइनस 60 पारिभाषित होगा, यानी कि सिग्मा x माइनस 65 बराबर सिग्मा u बराबर -2, यानी कि जो तुम्हारे पास x माइनस 65 के बराबर क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा है, तो ये -2 क्या बन जाएगा, u सिग्मा u बन जाएगा -2, और y माइनस 60 बराबर सिग्मा v बराबर 2 मिलेगा, जो अपने मूल्य यहाँ दिया हुआ है, पहले आगे देखा। अब अपने को सिग्मा x माइनस 65 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर, सिग्मा u का स्क्वायर कितना 176, और सिग्मा y माइनस 60 का होल स्क्वायर बराबर सिग्मा v स्क्वायर बराबर 140। अब सिग्मा x माइनस 65 और दूसरे कोष्टक में y माइनस 60 बराबर सिग्मा u v बराबर 141। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखने का, सिग्मा x माइनस 65 यानी u का स्क्वायर, और यहाँ पे y माइनस 60 का स्क्वायर એટલે v का स्क्वायर, यानी सिग्मा u स्क्वायर बराबर 176 और सिग्मा v स्क्वायर बराबर 140 मिला। इसी तरह से यहाँ पे भी u और v x माइनस 65 और y माइनस 60 बराबर u और v गुणा कर दो तो 141 अपने को दिया है। अब अपने सूत्र के अंदर कीमत डालेंगे कि r बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u और सिग्मा v। अब वर्गमूल में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर गुणा वर्गमूल में n सिग्मा v स्क्वायर माइनस v का होल स्क्वायर। तो अपने आगे नेक्स्ट सूत्र में कीमत डालेंगे तो n बराबर 10, सिग्मा यू वी कितना 141, तो 10 गुणा 141 माइनस सिग्मा यू कितना है -2 और सिग्मा वी है 2, तो माइनस कोष्टक में -2 और दूसरे कोष्टक में 2 बटे में n बराबर 10 सिग्मा यू स्क्वायर 176 माइनस यू का होल स्क्वायर એટલે -2 का स्क्वायर गुणा वर्गमूल में 10 n बराबर 10 सिग्मा वी स्क्वायर बराबर 140 माइनस वी बराबर सिग्मा वी बराबर 2 का होल स्क्वायर। अब अपने तीसरा स्टेप 10 गुणा 141, 141 को 10 से गुणा करो तो 10 आएगा, और यहाँ -2 गुणा 2 એટલે 2 दूनी 4 -4 और आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, यानी 1410 के अंदर 4 प्लस करो तो 1414 मिलेगा। बटे में यहाँ पर दिया है 176 को 10 से गुणा करो तो कितना आएगा 1760 आएगा। उसमें से -2 गुणा -2 करे तो +4 आएगा और आगे माइनस का निशान रहेगा, तो 1760 में से 4 माइनस करोगे तो 1756 मिलेगा। इस तरह से दूसरा के अंदर 140 को 10 से गुणा करोगे तो 1400 मिलेगा, और 2 का 2 बार गुणा करो तो 4 मिलेगा, तो 1400 में से 4 माइनस करोगे तो 1396 मिलेगा। अब अपने चौथा स्टेप करेंगे तो 1414 बटे में वर्गमूल में जो 1756 गुणा 1396 का गुणा करेंगे तो
तुम लोगों को वर्गमूल में मिलेगा 2451376 2451376। अब तुम वर्गमूल कैल्सी के अंदर वर्गमूल निकालो तो कितना मिलता है तुम लोगों को। कैल्सी में गुणा करने पे, कैल्सी में वर्गमूल निकालने पे 1565.6871। अब उसको भाग करेंगे 1414 भागा 1565.6871 का भाग करेंगे तो 0.9031 मिलेगा, यानी R बराबर 0.90 मिलेगा। अब उसके बाद का सवाल अपने देखेंगे। 32वां सवाल है, उदाहरण नंबर 32 है कि दो अलग अलग विषयों में विद्यार्थियों की क्षमता के बीच के संबंध को जानने हेतु एक पाठशाला के बालकों में से 7 बालकों का एक न्यायाधीश लिया जाता है। इन 7 विद्यार्थियों के 2 विषयों के प्राप्तांकों की सूचना से उन्हें दिए गए क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग 25.5 मिलता है। यह भी जानने को मिला है कि किसी एक विषय में 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक एक समान है एवं शेष प्राप्तांक अलग है। इस सूचना से क्रमांक सहसंबंध का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने सवाल की गणना कर रहे हैं, सवाल समझा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो कि n बराबर तुमको क्या मिला है। मैं n बराबर 7 सिग्मा d स्क्वायर बराबर 25.5 बराबर, और यहाँ पर 2 विद्यार्थियों का जो समान मान आता है એટલે m बराबर 2 करेंगे। तो जब ऐसे समान अंक आते हैं तो उसको अवलोकनों के क्रम में देने के गांठ यानी टाई पड़ती है। तो उसका सूत्र पता है कि m की 3 घात माइनस m बटे में 12 पदों को सिग्मा डी स्क्वायर में एक बार जोड़ना पड़ेगा, यानी CF का मूल्य मिलता है। अब अपने सवाल सूत्र के अंदर सवाल करने से पहले अपने CF की गणना करेंगे, यानी CF के अंदर m की 3 माइनस m बटे 12 यानी 2, यहाँ पे 2 लिखा ही है तो 2 को 3 बार लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस करो तो 6 आएगा। 6 बटा 12 तो 0.5। अब अपने सूत्र में कीमत डालेंगे स्पीयरमैन का क्रमांक सहसंबंध के अंदर कि R बराबर 1 माइनस 6 कोष्टक में d स्क्वायर प्लस CF बटे में n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। तो R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपने को दिया है 25.5, अपने CF दूंगा 0.5 और बटे में n बराबर 7 दिया है और 7 का स्क्वायर करो तो 49 माइनस 1। तो तीसरा स्टेप में आएगा 1 माइनस 6 और 25.5 प्लस 0.5 यानी 26 हो जाएगा और बटे में 7, 49 में से 1 गया तो 48 आएगा। 48 को 7 से गुणा करो तो 336 मिलेगा। 48 को 7 से गुणा करो तो 336 मिलेगा। अब आगे का चौथा स्टेप 1 माइनस 26 को 6 से गुणा किया तो 156 और बटे में 336। तो 156 को 336 से भाग दे दो तो 0.4643 आएगा। तो -1 माइनस 0.4643 तो कितना आएगा 0.5357। तो 0.54 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 5 है तो आगे की संख्या में 1 जोड़ दो तो 0.54 हो जाएगा। अब देखो अपने जो विकीर्ण आकृति के जो गणना करने की बाकी थी तो उसका सवाल अपने किताब के अंदर 62 पेज पर उदाहरण नंबर 1 देखेंगे कि कुल आय में से प्रमाणित कटौती करने के पश्चात शेष आय पर 20% की दर से आयकर लगता है।
निम्नलिखित 5 व्यक्तियों की वार्षिक कर पात्र आय एवं उसके चुकाने योग्य आयकर का विवरण निम्न रूप से दिया गया है। यहाँ पे व्यक्ति 5 है, तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति अपने कर पात्र आय 1000 रुपयों में x में आयकर 1000 रुपयों में y, तो अपने संपूर्ण सूचना को विकीर्ण आकृति द्वारा प्रदर्शित करके सहसंबंध के विषय में चर्चा करने की है। तो अपने जोड़ी के अंदर x और y की क्रमिक जोड़ बनती है, तो x बराबर 50 और y बराबर 10, फिर x बराबर 30 दूसरी जोड़ी बनेगी, x बराबर 30 और y बराबर 6, यानी 30 और 6, तीसरी जोड़ी 80 और 16, चौथी जोड़ी 20 और 4, और पांचवी जोड़ी 100 और 20। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब अपने आलेख पत्र पर यानी विकीर्ण आकृति द्वारा दर्शाएंगे। अपने को पहले ग्राफ के अंदर या तो चौपड़े के अंदर तुम लोगों को x अक्ष और y अक्ष की x अक्ष और y अक्ष बनाओ। अब x अक्ष और y अक्ष बनाने पर अपने 1 सेमी बराबर 20,000 x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 20,000 लेंगे। तो यह मार्जिन तुम लोग को 1 सेमी लेने का है। 1 सेमी એટલે 10 का कॉलम करो, 5 का करो और 20, फिर उसके बाद में वापिस 1 सेमी करके 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100 लेंगे। ये उसको कर पात्र आय 1000 रुपयों में नीचे दर्शाएंगे। अब उसके बाद में y अक्ष पर आयकर 1000 रुपयों में है। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 4 है और सबसे अधिक जा रही है 20, तो अपने 1 सेमी बराबर 4000 लेंगे। 1 सेमी बराबर 4000, फिर 8000, फिर 12000, फिर 16000, फिर 20000 कि 4 का अंतर लिया है, 4 के अंदर 4 8। अब अपने जोड़ी x, पहली जो व्यक्ति है उसकी x अक्ष पर 50 और y अक्ष पर 10, x अक्ष पर 50 और y अक्ष पर 10 है। तो अपने यहाँ पर जो दिया हुआ है x पर 50 और y पर कितना 10 है, तो तुम देखो 40 के बाद में 50 करने के अंदर बीच में जो 5 का लिया हो तो 2.5 कर देना, और 40 और 50 करके और कितना है 10 है, तो 8 के ऊपर बाद में थोड़ी संख्या छोड़ के 10 करेंगे, तो गोल करके डॉट्स करो। फिर दूसरा इस तरह से 30 और 6, तो 20 और 40 के बीच में जाओ, 30 और 6, तो 4 के ऊपर 2 लाइन छोड़ो, 3 लाइन छोड़ो, हाफ कर देना, 2.5 कर देना, तो 0 करके उसको दर्शाएंगे अपने x अक्ष पर 30 और y अक्ष पर 6। इस तरह से तीसरी जोड़ी है 80, तो x अक्ष पर 80 लेंगे और y अक्ष पर कितना जाएंगे 16, तो y अक्ष पर 16 पे करेंगे। अब उसके बाद में x अक्ष पर 20 और y अक्ष पर 4, तो 20 और 4। अब लास्ट है कि 100, x अक्ष पर 100 और y अक्ष पर 20। अब देखो तो तुम विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर है, सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर है। यह भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे x के मूल्य बदलते हैं, जैसे जैसे x के मूल्य बदलते हैं वैसे वैसे y के मूल्य में भी उसी दिशा में एक अचल अनुपात में बदलते हैं। यानी कि 0.20% के गुणांक x अक्ष के मूल्य को 20 से गुणांक करें और क्रम युग्म का उनके अनुरूप y के मूल्य मिलते हैं। यानी कि दोनों चलों x और y के समानुपात परिवर्तन होता है, इसलिए कहा जाता है कि दोनों चर x और y के बीच संपूर्ण धन सहसंबंध है। जो एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण धन सहसंबंध है। अब दूसरी आकृति है, दूसरी आकृति में लिखा हुआ है कि विकीर्ण आकृति बनाई हुई है और उसके अंदर तुमको कोई कीमत नहीं दी है, पर विकीर्ण आकृति के सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर आए हो और वह सुरेखा बाईं ओर से दाईं ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर
नीचे की दिशा में जाती है तो इन दोनों चरों x और y के बीच संपूर्ण ऋण सहसंबंध है। यानी ऊपर से नीचे की ओर जाए तो क्या आएगा, संपूर्ण ऋण सहसंबंध द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यानी दोनों चरों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में हो और उनके परिणाम अचल अनुपात में हो तब हमें इस प्रकार के विकर्ण आकृति द्वारा प्राप्त करेंगे, जिसे अपने संपूर्ण ऋण सहसंबंध कहते हैं। यानी कि यहाँ पे संपूर्ण धन सहसंबंध की आकृति द्वारा और संपूर्ण ऋण सहसंबंध की आकृति द्वारा समझे। अब अपने दूसरा उदाहरण समझेंगे कि उसके अंदर क्या लिखा है कि मध्यम वर्ग के परिवारों का मासिक खर्च एवं मासिक बचत के बीच का सहसंबंध जानने हेतु लिए गए 5 परिवारों द्वारा किए गए खर्च एवं बचत का विवरण निम्नलिखित है। हर एक कुटुंब की मासिक आय 20,000 रुपया है। अब मासिक खर्च 1,000 रुपये में x और मासिक बचत 1,000 रुपये में y, और इसके ऊपर से अपने विकीर्ण बचत एवं खर्च, मासिक खर्च एवं बचत बीच का सहसंबंध प्रदर्शित करती अपने विकीर्ण आकृति द्वारा अपने सहसंबंध का चर्चा करने की है। तो अपने x और y के क्रमिक जोड़ लिख देंगे। x बराबर 15 और y बराबर 5, यानी पहली जोड़ बनेगी 15 और 5, दूसरी बनेगी 18 और 2, तीसरी बनेगी 8 और 12, चौथी बनेगी 10 और 10 और पांचवी बनेगी 12 और 8। पहले हमेशा x लिखा है फिर y लिखा जाता है। अब इसको अपने आलेख पत्र पर विकीर्ण आकृति की आकृति बनाएंगे। अब यहाँ x अक्ष पर लिखो तुम मासिक खर्च 1,000 रुपयों में। अब यहाँ पे पहले देखना था कि कितनी संख्या तक जाती है। यहाँ पे कम से कम 8 है और अधिक से अधिक 18 है x अक्ष पर, लेकिन अपने x अक्ष पर एक सेमी बराबर कितना लेंगे, 2,000 लेंगे। एक सेमी बराबर 2,000, फिर 2,000, फिर 4,000 लेंगे, फिर 6,000, फिर 6,000, फिर 2,000 जोड़ेंगे 8,000, फिर 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 और 18,000। अपने 18,000 तक है तो 20 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने y अक्ष पर देखेंगे मासिक खर्च 1,000 रुपयों में, और मासिक खर्च 1,000 रुपयों में तो एक सेमी बराबर 2,000 लेंगे। एक सेमी बराबर 2,000, फिर 4,000, फिर 6,000, फिर 8,000, फिर 10,000, फिर 12,000। अब अपने x और y की जोड़ को आलेख में दर्शाएंगे तो 15 और 5, x अक्ष पे 15 तो 14 है। 14 के बाद में 5 के अंदर 2.5 कर दो, 2 और 1 आधा करके 2.5 के ऊपर 15 और 5 दिया हुआ है तो 4 के ऊपर थोड़ा आधा 2.5 कर दोगे तो 5 मिल जाएगा। 15 और 5 निरूपित किया। अब 18 और 2 तो 18 x अक्ष पे 18 और y अक्ष पे 2, फिर x अक्ष पे 8, x अक्ष पे 8 और y अक्ष पे 12 दर्शाएंगे। फिर x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 12, फिर x अक्ष पे 12 और y अक्ष पे 8 बराबर। इस तरह से अपने ग्राफ में दर्शाया। अब अपने विकीर्ण आकृति के जो सभी बिंदु एक रेखा में आए हुए हैं और जैसे जैसे x का मूल्य बदलता है वैसे वैसे y का मूल्य उसके विरुद्ध दिशा में किसी निश्चित अनुपात में बदलता है। यानी कि मासिक आय स्थिर होने से मासिक खर्च में हुई वृद्धि या कमी के कारण मासिक बचत में चलानुपात में कमी या वृद्धि दिखाई देती है। यानी कि दोनों चरों x और y के बीच संपूर्ण ऋण धन सहसंबंध, संपूर्ण ऋण सहसंबंध है। अब अभी यहाँ पे दूसरा एक विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही रेखा पर न आए हुए हो परंतु किसी रेखा के आसपास हो और वह सुरेखा बाईं ओर से दाईं ओर नीचे से ऊपर की दिशा में, नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो तो इन दोनों चरों x और y के बीच आंशिक धन सहसंबंध है, ऐसा कहते हैं।
यानी कि एक ही सुरेखा में न आए हो और किसी रेखा के आसपास ही हो, और वह सुरेखा बाईं से दाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो तो उसे आंशिक दंड सहसंबंध कहते हैं। अब अपने उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 के अंदर एक कंपनी तैयार वस्त्रों को बनाती है। पिछले 6 महीनों में हुए मासिक विज्ञापन खर्च 10 लाख रुपयों में एवं वस्त्रों की बिक्री करोड़ रुपयों में निम्नानुसार है। यानी विज्ञापन खर्च 10,000 रुपयों में तो x और वस्त्रों की बिक्री करोड़ रुपयों में तो y। यहाँ पे भी इस तरह से अपने विकेंड आकृति की रचना करने की है और अपने जोड़ी बनाने की x और y की। तो x बराबर पहली x बराबर 5 और y बराबर 20, दूसरी जोड़ी बनेगी x बराबर 8, y बराबर 30, तीसरी जोड़ी x बराबर 10, y बराबर 50, x चौथी जोड़ी x बराबर 15, y बराबर 70, पाँचवीं जोड़ी x बराबर 12 और y बराबर 6 और x बराबर 9 और y बराबर 35। अब ए बिंदु जो दिए हैं उसको अपने आलेख पर निरूपित करेंगे। अब अपने यहाँ पर x अक्ष पर विज्ञापन खर्च 10 लाख रुपयों में और 1 सेमी बराबर 10 लाख रुपयों में। फिर y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 10 करोड़ रुपयों में। यहाँ पे अपने 10 लाख रुपए में दिया इसलिए 2। फिर यहाँ पे x अक्ष पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 करेंगे कि 16, 15 से अधिक संख्या नहीं। और y अक्ष पे क्या लेंगे? वस्त्रों की बिक्री करोड़ रुपयों में और यहाँ पर 1 सेमी बराबर 10 करोड़ रुपया लेंगे। यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब अपनी संख्या पर निरूपण करेंगे। 5 और 20 तो x अक्ष पर 5, 4 और 5 के बीच, 4 और 6 के बीच में ढाई करके 5 करो और 20 के स्थान पे ले जाओ और बिंदु करो। फिर दूसरी 8 और 30, 8 और 30 पे निरूपित कर देंगे। x अक्ष पर 8 और y अक्ष पे 30। फिर x अक्ष पर 10 और y अक्ष पर 50, y अक्ष पर 50 निरूपित करेंगे। फिर x अक्ष पर 15, 10, 14 और 16 के बीच में ढाई करके 15 और 70, ऊपर 70 ले जाएंगे x अक्ष पर। फिर x अक्ष पर 12 और y अक्ष पर 60, x अक्ष पर 12 और y अक्ष पर 60 और x अक्ष पर 9, 8 और 10 के बीच में जाने का तो 9 और 35 यानी 30 और 40 के बीच में जाओ और 35 ढाई करके 35 करो और निरूपण करो। तो अभी यहाँ पर जो सभी बिंदु एक सिरखा पर नहीं है, यहाँ विज्ञापन खर्च और बिक्री में होने वाले परिवर्तन एक ही दिशा में दिखाई दे, परंतु यह परिवर्तन चरणानुपात में नहीं है। समग्र बिंदु एक सुरेखा में नहीं आते हैं, यानी कि दोनों चर x और y के बीच आंशिक धन सहसंबंध है, आंशिक धन सहसंबंध है। अब इस तरह से आगे जो ग्राफ दिया उसमें देखेंगे कि विकिरण आकृति सभी बिंदु एक सुरेखा में न हो परंतु किसी एक सुरेखा के आसपास में हो। वह सुरेखा बाईं ओर से दाईं ओर, ऊपर से नीचे की दिशा में जाती है तो इन दोनों चरों x और y के बीच सम आंशिक ऋण सहसंबंध ऐसा कहा जाएगा। यानी कि सुरेखा एक ही सुरेखा में न हो और आसपास ही हो और वह बाईं से दाईं हो यानी ऊपर से नीचे की दिशा में जाता हो तो उसे अपने x और y के बीच कैसा संबंध, आंशिक ऋण सहसंबंध ऐसा कहा जाएगा। यानी कि दोनों चरों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में हो परंतु यह परिवर्तन चरणानुपात में न हो तब यह आकृति मिलती है। अब अपने उदाहरण नंबर 4 समझेंगे।
एक परिवहन के स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी रबर के ब्रूसर के मूल्य एवं उसकी मांग पर प्रभाव जानने हेतु पिछले 5 महीने भिन्न भिन्न मूल्य रखकर उनके मांग के विषय में निम्न सूचना प्राप्त करती है। इस दी गई सूचना से विकीर्ण आकृति बनाकर सहसंबंध के स्वरूप की चर्चा कीजिए। अपने यह मूल्य x दिया है और मासिक मांग 1000 रुपये y दी हुई है, तो अपने यहाँ पर भी x और y की क्रमिक जोड़ बनाएंगे। x बराबर 12 और y बराबर 45, दूसरी जोड़ी x बराबर 13 और y बराबर 35, तीसरी जोड़ी 14 और 30, चौथी जोड़ी 15 और 15 और पांचवी जोड़ी 16 और 10। अब फिर उसको अपने आलेख पत्र पर निरूपित करते हैं। अब आलेख पत्र पर x अक्ष पर क्या लिखेंगे? मूल्य रुपया में, और 1 सेमी बराबर 1 और y अक्ष पर मासिक मांग 1000 इकाई में और 1 सेमी बराबर 5000 इकाई। अब यहाँ पे तुम लोग को x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 लिखा है, तो ये 11 से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या में 12 से है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 1 सेमी बराबर 11, फिर 1 सेमी करके 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक ले जाएंगे। और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 5000 इकाई बोली है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब अपने निरूपित करेंगे कि x पर 12 और y पर 45, तो y पर 45 कर दिया। फिर x पर 13 और y पर 35, फिर x पर 14 और y पर 30, x पर 14 और y पर 30, फिर x पर 15 और y पर भी 15, फिर x पर 16 और y पर 10। इस तरह से अपने निरूपित किया। अब निरूपित करने पर सभी बिंदु एक रेखा पर नहीं है, मूल्य और मांग में होने वाला परिवर्तन एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में है, परंतु परिवर्तन चलानुपात में नहीं होने से सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर न होने के कारण x और y के बीच आंशिक ऋण सहसंबंध ऐसा कहा जाता है। अब इस चैप्टर की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। अब अपने यहाँ पर स्वाध्याय लेसन पूरा हो जाता है। अब अपने स्वाध्याय के सवाल जो है वो स्वाध्याय के सभी सवाल पूर्ण करना है। होमवर्क के अंदर स्वाध्याय पहले 2.2, 2.3 को तो कराया है। अब स्वाध्याय सीधा स्टार्ट करना है। स्वाध्याय 2 के विभाग A, B, C, D, E और F के सवाल पूर्ण करना है।